हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 3 करेंगे प्रश्न बैंक के अकॉर्डिंग। मींस प्रश्न बैंक का चैप्टर 3 हम कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर 3 का जो नाम है वो है धारा विद्युत, और इसका हम पूरा हल कंप्लीट करेंगे, मतलब पूरा हल सहित हम कंप्लीट इसको करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चैप्टर 3 पे हम बात करते हैं। पहले हम मार्किंग की बात कर लेंगे कि कितने मार्क्स का आना है, क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहले मार्किंग की बात की जाए तो इस यूनिट में से आपको 12 नंबर प्राप्त होंगे। इस यूनिट में से आपको 12 नंबर प्राप्त होंगे। अब 12 नंबर कैसे प्राप्त होंगे, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। पहला आपको एक आएगा ऑब्जेक्ट, एक आएगा रिक्त स्थान, ठीक है। एक आएगा आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, एक आएगा आपको 3 नंबर का क्वेश्चन, और एक आएगा आपको 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5, 3, 8 और 2 10 और 2 12, यहाँ से ऐसे करके आपके 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इन 12 क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं आंसर के साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारा पहला ऑब्जेक्ट है और हमारा पहला ऑब्जेक्ट कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है ना। तो किसी चालक में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत अपघट की बात कर लें तो किसी विद्युत अपघट में जो धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के कारण होता है। इसको भी आप याद रखना, ये केमिस्ट्री का हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिचालक पदार्थों की चालकता होती है। तो दोस्तों, जो अतिचालक पदार्थ हैं वो बिना किसी रुकावट के शून्य प्रतिरोध पर धारा का प्रवाह करते हैं, तो इनकी धारा बहुत ज़्यादा ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन पर प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या इक्वल होता है। दोस्तों, जब श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है तो यहाँ पर धारा का जो मान है वो इक्वल होता है, समान होता है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों, हम पहले से भी जानते हैं किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो यदि मान के चलो उसकी लंबाई को, मतलब यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारा अगला ओमीय प्रतिरोध है ना। ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, तो दोस्तों जो तांबे का तार होता है ना, ये ओमीय प्रतिरोध है। और इसके बाद अनोमीय प्रतिरोध की बात करें तो जैसे अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गए, ये अनोमीय प्रतिरोध में आते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक सभी जानते हैं एम्पियर है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। दोस्तों, जो विभव प्रवणता है इसका एसआई मात्रक है, तो आपको आंसर रख लेना है वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। विभव प्रवणता का जो एसआई मात्रक है वो है वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। चलो, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है विभव मापी की संतुलित स्थिति में उसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। नेक्स्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम है, प्रथम नियम मेरे भाई आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण, ध्यान रखना, ठीक है, आवेश संरक्षण, ठीक है। चलो, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रथम नियम है आवेश संरक्षण और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखना, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा खालिस्तान राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा घनत्व कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम दोस्तों कुछ 2 नंबर के आप क्वेश्चन से हैं इन पर बात करेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें सर ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी भी, ठीक है, बाकी जो भी है हम सुधार करके तो सभी चल ही रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे फिर आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। विद्युत सेल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ होता है। मतलब
विद्युत वाहक मापना है तो वोल्टमीटर की अपेक्षा जो विभव मापी है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, अधिक श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? ठीक है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, ये भी हम आंसर देंगे। सभी आंसर आपको देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है क्या। और दोस्तों हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कोई मिस हो जाए, इधर उधर हो जाए, ऊपर नीचे, बाकी आपको क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, अब 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों 3 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R1 R2 और R3 मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है। मतलब कोई भी आपको 3 प्रतिरोध उठाना है, जरूरी नहीं R1 R2 R3 उठाओ, कोई भी आप उठा लो, है ना। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। नेक्स्ट है हमारा समांतर क्रम वाला, है ना। ठीक है। और आपको तुल्य प्रतिरोध मतलब जो टोटल प्रतिरोध है उसकी कैलकुलेशन करना है। ठीक है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम करा देंगे, समझा देंगे। किसी कार की संचायक बैटरी विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है 0.4 तो अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी हम कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। धारा और इलेक्ट्रॉन अब्बा है मतलब अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, हो जाएगा। ठीक है। ये 3 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं। अब हमारे कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन है। मीटर सेतु आपको बनाना है और मीटर सेतु की सहायता से विद्युत का मतलब जो डायग्राम बनाना, सिद्धांत और इसका सूत्र बनाना है। ठीक है। विभव मापी की तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर एक लेक्लांसी सेल संतुलित होता है, मतलब ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है। इस श्रेणी क्रम में, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करके इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है। चलो हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा है ना। विभव मापी की तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर एक लेक्लांसी सेल संतुलित होता है। जब सेल को श्रेणी क्रम में एक डैनियल सेल जोड़ दिया जाता है तो संतुलन बिंदु पर 480 सेंटीमीटर की दूरी हो जाती है। तो दोनों सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल है उसकी तुलना करना है। ठीक है। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए, भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। और हमारे होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं देंगे हम। ठीक है। चलो बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है। चलो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, है ना। सभी का फ़ायदा हो और हमारे भी फ़ायदा हो, है ना। ठीक है। चलो, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, उदाहरण के साथ व्याख्या करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट वैसे भी क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम के आपको बताना है। विभव मापी द्वारा सेल के विद्युत वाहक बलों तुलना करने की प्रक्रिया। ठीक है। परिपथ का क्षेत्र, सिद्धांत सूत्र और फ्रिक्शन तानी। विभव मापी के सिद्धांत चित्र बनाकर समझाइए। विभव मापी का आपको सिद्धांत समझाना है और इसकी शीघ्रता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है ये भी आपको समझाना है। ठीक है। चलो ओके, अब ये दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। ठीक है। अब हम केवल आंसर पे पहुंचेंगे, तो आंसर पे हम पहुंचते हैं। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो उसने हमसे यही बोला था कि ओम का नियम बताइए। ठीक है। थोड़ा छोटा करेंगे, ओम का नियम। ठीक है। तो आपको ओम का नियम लिखना है। ठीक है। और चाहो तो आप क्या करना, एक चालक भी बना देना। ठीक है। देखो, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, एक बिल्कुल ओम के नियम लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब किसी चालक के सिरे के मध्य जो विभवांतर लगाया जाता है मेरे भाई, वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम मान लेंगे विभवांतर मतलब किसी चालक के मध्य विभवांतर भी और जो धारा है वो आई है तब। ठीक है। ऐसा आपको थ्योरी में लिख देना है। ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी और लगाया जाता है तब उसमें धारा आई प्रवाहित होती है, तब ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, भी समानुपाती आई। ठीक है। ये हो जाएगा। और अब फिर आप क्या करोगे, समानुपाती का साइन हटाओगे तो आपको एक नियतांक आएगा जो होगा आर और ये आई। ठीक है। यहाँ से आप आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, भी अपॉन आई। ठीक है। तो आपको इतना कर देना है। ठीक है। इतना मतलब जो आपकी थ्योरी है उसके अलावा भी आपको इतना कंप्लीट कर देना है, ये हो जाएगा। ठीक है। चलो, और डायग्राम बनाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है हमारा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसको हटा देते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत सेल किसे कहती हैं, कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई। ठीक है। देखो, विद्युत सेल है ना, तो विद्युत सेल क्या है, धारा उत्पन्न। देखो, सेल शब्द का ही मतलब है धारा उत्पन्न करना। सेल या बैटरी जो शब्द है इसका मतलब ही है धारा उत्पन्न करना। ठीक है। तो वह युक्ति जिसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब धारा उत्पन्न की जाती है, तो उसे सेल कहते हैं। ठीक है। या फिर विद्युत सेल कहलाता है। ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। सेल 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है। तो आप विद्युत रासायनिक सेल में आप लिख सकते हो डैनियल सेल लिख सकते हो, आप गैल्वेनिक सेल लिख सकते हो। ठीक है। और विद्युत अपघटनी सेल में आप लिख सकते हो लेक्लांसी सेल हुआ, है ना, शुष्क सेल हुआ। ठीक है। ये लिख सकते हो आप। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा ये क्वेश्चन है कि ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है ओमीय और अनोमीय। ठीक है, तो समझा दे रहा हूँ। देखो पहले तो आप हेडिंग डाल देना ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, तो ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं और ऐसे चालकों को जो प्रतिरोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओमीय प्रतिरोध, है ना। और ओमीय प्रतिरोध किस में होता है, जैसे कॉपर में होता है, ठीक है, जैसे आयरन में होता है, निकल में होता है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो मतलब जो कॉपर हुआ, आयरन हुआ, निकल हुआ, ये ओमीय प्रतिरोध में आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसे चालक मतलब ऐसे अनोमीय की बात कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर ऊपर ओमीय की बात करी, अब अनोमीय। ठीक है, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ऐसे चालकों के प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये अनोमीय नहीं लिखा पाया है। ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा अनओमीय थोड़ा मिस्टेक है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओके, अब अनोमीय प्रतिरोध के एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, तो इनके एग्जाम्पल में मेरे भाई आ जाएंगे अर्धचालक। कौन आ जाएंगे, अर्धचालक। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख देना, अर्धचालक। और अर्धचालक में कौन आता है, सिलिकॉन और ये जर्मेनियम। ठीक है, आते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ जाओ। आगे हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक मिनट, थोड़ा सा ये अलग ही टाइप से आ गया है ना। चलो इसको नीचे करके स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ एक मिनट, हाँ ये डबल से आ गया है। चलो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, है ना, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, है ना। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ क्यों होता है। मतलब जब विद्युत वाहक बल मापना है तो वोल्ट मीटर से भी विद्युत वाहक बल माप सकते हैं, बट विभव मापी ही क्यों श्रेष्ठ होता है, ये आपको बताना। ठीक है, तो समझ लो, वोल्ट मीटर से परिपथ किन्हीं दो, मतलब जो वोल्ट मीटर है अब उसकी बात कर रहे हैं, वोल्ट मीटर से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। मतलब जो परिपथ होता है किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर मापते हैं, है ना, जिससे कुछ विद्युत धारा वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही आप देखो आपको पता ही है, वोल्ट मीटर से धारा तभी मेजर कर सकते हो आप जब उसमें धारा का प्रवाह हो रहा होता है। ठीक है, तो जब धारा का प्रवाह जब उसमें होता है और उसके द्वारा हम जो विभवांतर मापेंगे तो क्या होता है, कुछ धारा है ना वोल्ट मीटर से प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जब वोल्ट मीटर से प्रवाहित होने लगती है, अतः वोल्ट मीटर से मापा गया जो विभवांतर है वास्तविक विभवांतर से कुछ कम आता है। देखो कुछ धारा है ना वोल्ट मीटर जिससे माप रहे हो आप, उसी में प्रवाहित हो रही है, तो कुछ धारा उसमें चली जाती है तो वो मेजर नहीं हो पाती है, तो कुछ कम निकलती है। ठीक है, जबकि विभव मापी की सहायता से उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते संतुलन की स्थिति में विभव मापी के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया, देखो आपको पता है विभव मापी तभी माप दिया जाता है जब उसमें धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं, तो जब हम विभव मापी द्वारा धारा का मान मापते हैं तो विभव मापी में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता, अतः विभव मापी द्वारा जो मापा गया विभवांतर है का मान वो सही प्राप्त होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, जो विभव मापी द्वारा जो धारा मापते हैं वो श्रेष्ठ होती है। ठीक है, तो इसमें आप एक लाइन लिख भी सकते हो, नहीं लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा आंसर है, बस 2 नंबर का ही तो है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट डिम हो जाती है क्यों। मतलब जब मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, हमने अक्सर देखा है, चाहे कार हो या फिर मोटरसाइकिल हो या कोई भी गाड़ी हो, जब उसको स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो लाइट है थोड़ी सी वो मंद पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो जब देख लो, है ना, जब किसी मोटर कार को स्टार्ट करते हैं तो उसकी हेडलाइट को डिम पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर आपको इतने की जगह लिखना है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है। ठीक है, जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो जो स्टार्टर होता है गाड़ी का, वो बैटरी से क्या बहुत ज़्यादा धारा लेता है ना, और जब बहुत ज़्यादा धारा लेता है, अतः बैटरी के जो विभव है ना, विभव में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विभव का पतन हो जाता है, उसकी मतलब जो बैटरी का विभव है उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है ना, अतः बैटरी विभव पतन, यहाँ पर IR का कोई मतलब नहीं, पतन के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के विभवांतर है ना जो वो गिर जाता है। जब विभवांतर गिरेगा जिस कारण हेडलाइट डिम हो जाएगी, क्योंकि फिर उतना विभवांतर गिर जाएगा तो उतनी ज़्यादा धारा फिर जो लाइट जल रही है उसको नहीं मिल पाएगी, और धारा उतनी ज़्यादा नहीं मिल जाएगी, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो धारा जो लाइट है वो डिम पड़ जाती है। ठीक है, समझ ही गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अक्सर ऐसा ही होता है ना। चलो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, और ये हमारे अब 3 नंबर के क्वेश्चन मेरे भाई स्टार्ट हो गए हैं। बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक, मतलब श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा दिया है ना, तो उनके लिए कुल प्रतिरोध की गणना करना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो मान लेना है। ठीक है,
तीन प्रतिरोध। अब देखो स्मॉल r, क्वेश्चन में स्मॉल r1 r2 r3 दिया है, तो आप कैपिटल भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ए बी सी डी के विभव मतलब क्रमशः ये मान लिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट मान लिए। एक देती देखो तीन प्रतिरोध माने R1 R2 और R3, तो कोई टर्मिनल मानना पड़ेगा। तो मतलब ए और बी के बीच हमने क्या मान लिया है, R1 मान लिया, और बी और सी के बीच हमने मान लिया R2, और सी और जो डी है इसके बीच हमने मान लिया R3, ठीक है। अब इसका कुछ विभवांतर शो करना पड़ेगा। तो टर्मिनल ए का विभवांतर, देखो प्रत्येक टर्मिनल का एक विभवांतर होता है, विभव होता है। तो इसको भी ए मान लिया, इसको भी बी, इसको भी सी और इसको भी डी, ये हमने कनेक्ट कर दिया। कोई यहाँ पर स्रोत लगा दिया और एक कुंजी लगा दी, ठीक है। कुंजी मतलब चालू बंद करने के लिए, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, विभवांतर समानुपाती क्या होता है, जो विभवांतर होता है समानुपाती क्या होता है, धारा होता है, ठीक है। या फिर मतलब भी बराबर क्या होता है, आर आई होता है, ठीक है। तो इसी नियम को हम फॉलो करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हम किसकी बात करेंगे, मतलब जो R1 पे बात करेंगे, ठीक है। तो R1 पे बात करेंगे मतलब टर्मिनल ए और बी के बीच में बात करेंगे। तो इसके बीच में हम मतलब ओम का नियम लगाएंगे। तो यहाँ विभवांतर क्या है, भी और भी है ना। तो विभवांतर एक तो होता तो अकेला भी कर देते, लेकिन दो हैं तो भी ए माइनस भी बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। मतलब इसी को फॉलो करेंगे हम, है ना। वी बराबर आई आर को ही हम फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। विभवांतर दो है तो ये हो गया, ठीक है। R2 के लिए फॉलो करेंगे तो ये आ जाएगा, और R3 के लिए फॉलो करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जो 3 है इन सबको हम जोड़ देंगे, है ना। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो आपको मेरे भाई पता ही है ना, समझा दे रहा हूँ। देखो भी ए मतलब एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, भी बी से भी बी कट जाएगा, भी सी से भी सी कट जाएगा। अब बचेगा भी ए और भी डी, है ना। तो भी ए माइनस भी डी बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी ए माइनस भी डी है तो विभवांतर, तो इसकी जगह हम भी कर देंगे। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी और ये आई और ये आर, है ना। इन सब की जगह हम क्या कर देंगे आर, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये आर। ओके, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम आगे और इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, है ना। हाँ, तो भी बराबर देखो इसकी जगह ये कर देंगे और इसकी जगह आर कर देंगे। तो आपको पता ही है कि मेरे भाई थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है, भी बराबर आई आर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो भी बराबर आई आर होता है, तो भी की जगह हम क्या रख देंगे, आई आर रख देंगे। भी की जगह आई आर रखेंगे तो ये हमारी कंडीशन बनेगी, आई से आई कैंसिल हो जाएगा और आर बराबर ये थोड़ा सा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चलो आगे बढ़ जाओ। और दोस्तों हमारे अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है ना, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन करना है। तो सेम टू सेम करना है, केवल समांतर कर देना है, ठीक है। चलो, है ना। तो अब यहाँ पर देखो आपको पता है किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम कहता है किसी संधि पर समधाराओं का योग होता है वो शून्य होता है, ठीक है। या फिर इस नियम को फॉलो करेंगे तो मतलब ये जो धारा आई है वो इन तीन धारा I1 I2 और I3 के बराबर होगी। तो I बराबर ये कर दिया हमने, ठीक है। तो विभवांतर अब भी है, तो इनमें हम देखो भी बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1, ठीक है। और ये सब भी बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। या फिर V1 V2 V3 करेंगे तो उत्पाद में यही आएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबके लिए लागू किया तो ये मतलब सबके लिए सिद्धांत हो जाएगा। चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि इसमें विभवांतर का मान क्या होगा, समान होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है जब श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा, ठीक है। और भी बराबर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और भी बराबर क्या हो जाएगा, I3 R3, ये सब हो जाएंगे। तो इनको हमने एक ही लाइन में आपको बता दिया, ठीक है, समझ गए हो ना, ठीक है। तो अब यहाँ से हम I का मान निकालेंगे सबसे, मतलब जितने भी सूत्र हैं इनसे I का मान निकालेंगे। तो देखो ये निकलेगा I1 का निकल जाएगा, I2 का, I3 का, ठीक है। इनको उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारी कुछ ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है, जो आपको दिख रही है ये वाली कंडीशन आपको बनेगी, ठीक है। देखो ये आ गया I1 I2 I3 के मान, है ना। और यहाँ से मतलब ये फाइनली बात करें तो ये I बराबर भी आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब है ना I1 I2 I3 की वैल्यू हम जब रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम भी से भी मतलब कॉमन लेके यहाँ कैंसिल कर देंगे तो फाइनली आपका यही व्यंजक आएगा जो हमारा फाइनल होगा, ठीक है। तो समझिए गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम 1 मिनट हम रुक के बात कर रहे हैं। अब जो दोस्तों हमारा जी अगला क्वेश्चन है, और ये हमें इसमें क्या करना है, विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है।
तो आइए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। तो देखो पहले हम दोस्तों एक परिपथ बना लेंगे जिसमें विभवांतर आपको शो करना है, आंतरिक प्रतिरोध शो करना है और आपको क्या करना है इसके बाद धारा आपको प्रतिरोध, मतलब यहाँ पर देखो विभवांतर आपको शो करना है, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। देखो हम तीन चीज़ें बना रहे हैं तो तीन चीज़ें हमें संबंध स्थापित कर रहे हैं तो तीन चीज़ों को हम शो कर ही लेंगे, है ना, ये तो हमारी कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो प्रदर्शित परिपथ में माना कि सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और प्रतिरोध क्रमशः आपके ये हैं। ठीक है, वोल्टमीटर के प्रतिरोध आर के सिरों के मध्य विभवांतर भी लगाया है तथा परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, आई है। ठीक है, तो सेल से ली गई जो धारा है, सेल से ली गई धारा का जो सूत्र होता है क्या होता है, विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, है ना। तो विद्युत वाहक बल हमने क्या मान के रखा है, विद्युत वाहक बल हमने ई मान के रखा है और कुल प्रतिरोध आपका ये हो जाएगा, मतलब बाहरी और आंतरिक प्रतिरोध, है ना। तो बाहरी प्रतिरोध हो गया ये आर और आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, है ना। तो लेकिन जो विभाव मतलब वोल्ट मीटर के सिरों का जो विभवांतर होता है वो तो भी बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे इसकी। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक मिनट, इन दोनों को हम आई से गुणा कर देंगे तो ये कुछ कंडीशन बनेगी। ठीक है, और आई आर की जगह हम क्या रख देंगे, भी रख देंगे तो ये हमारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगा और यही हमारा अभिष्ट संबंध होगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हुआ। ठीक है, चलो हम दोस्तों अब आगे बात करेंगे और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अनुगमन वेग धारा घनत्व। देखो क्वेश्चन नंबर पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 3 नंबर का जो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलो, है ना, एक मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, अनुगमन वेग धारा घनत्व में आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो देखिए, तो कुछ पहले इसमें मानना पड़ेगा, माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मान लेंगे n, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन कुछ वेग मानना पड़ेगा, vd मान लेना, है ना, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, है ना। तब 1 सेकंड में चालक से प्रवाहित धारा का जो सूत्र क्या होता है, जब 1 सेकंड में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या हो जाएगी, Na और Vd हो जाएगी, है ना, Na और Vd हो जाएगी, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्षेत्रफल हो गया और Vd अनुमान। ठीक है, ये हो जाएगी, है ना। परंतु प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पर जो आवेश है वो क्या है, ई है मान लिया हमने, तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, मतलब ये आवेश मतलब धारा ही, है ना। तो क्या हो जाएगा, Na Vd और E, मतलब देखो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान ली, अब हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, E है, तो आवेश का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो I इंटू ए, मतलब जो I है, I मतलब यहाँ से हम कुछ सॉल्व करेंगे इसको तो A को हम अपॉन में भेज देंगे तो ये कुछ कंडीशन बनेगी। ठीक है, किंतु हमने देखा है जो आपका जो धारा घनत्व होता है, एक मिनट, जो धारा घनत्व होता है Z, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो जब हम ये देखेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, I अपॉन ए की जगह आप क्या रख सकते हो, J रख सकते हो। ठीक है, अर्थात धारा घनत्व J अनुगमन वेग Vd के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मतलब इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, J रख सकते हो। तो ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो हम आगे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, एक मिनट, है ना, हमारा अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है और हमारा अगला क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल, नो दोस्तों, इसके पहले न्यूमेरिकल था, ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है यार, क्या बताएं। ठीक है, चलो ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन था और 4th नंबर हमारा न्यूमेरिकल है, तो आइए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, 4th नंबर हमारा ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, और ये हमारा न्यूमेरिकल है और ये कह रहा था दोस्तों 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल, और कह रहा है किसी कार की संचायक बैटरी, मतलब किसी शहर के जो कार है उसमें संचायक बैटरी लगी है और उसका विद्युत जो वाहक बल है वो 12 वोल्ट है। यदि बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी। ठीक है, इसमें अधिकतम धारा है तो दोस्तों आप पहले लिख लो, दिया है E बराबर, है ना, और आंतरिक प्रतिरोध ये दिया है, तो आपको पता ही है बैटरी से ली गई अधिकतम धारा का जो सूत्र होता है वो होता है E अपॉन R प्लस R, मतलब ये कैपिटल R है बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो आपको देखो, आपको ये तो पता है कि आपको विभवांतर की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी, है ना,
तो थोड़ा सा विभवांतर आपको, हाँ, विद्युत वाहक बल की वैल्यू आपको दी है मेरे भाई 12, कितनी दी है 12 दी है, तो ये 12 रख दिया हमने, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध आपको 0.4 दिया है और बाह्य प्रतिरोध नहीं दिया है, तो आपको उसको शून्य मान के चलना है, ठीक है। जब वो चीज़ नहीं दी है तो आप उसको शून्य मान के, तो कैपिटल आर की वैल्यू हमने नहीं रखी और स्मॉल आर की वैल्यू 0.4 है, हमने ये रख दी, पॉइंट हटाया, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दी और ये 120 हो गया, तो फिर 4 से काटा तो 4 तिया 12, ये 3 आ गया और ये आपका जीरो, तो हमारा ये 30 एम्पियर दो आगा, वो आंसर आ गया। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। चलो दोस्तों अब हम 5 नंबर के क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाने के कारण अब मैं केवल 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा नहीं, बस आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना और आप समझ लेना, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ तो लिया ही होगा, बस आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत है कि क्वेश्चन ढूंढे कहाँ से क्या करें, ठीक है। तो दोस्तों देखो, तो हमारा 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो है मीटर सेतु वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, है ना, आपको क्या लिखना है, परिपथ का इसका चित्र बनाना है, सिद्धांत और सूत्र की स्थापना, ठीक है। तो देखो आप ये देख लो, ये इसका सिद्धांत है और ये इसकी सूत्र की स्थापना है, ठीक है। और ये जो सूत्र की स्थापना है ये कुछ इस टाइप से की गई है ना, ये साइड में आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर की गई, ठीक है। और ये चित्र है इसका, है ना, मीटर सेतु का ये डायग्राम है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और अपनी कॉपी में इसको सजा लेना, जमा लेना, ठीक है। चलो अब मेरे भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन व्हीटस्टोन सेतु वाला, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, आपका हम ये बता दे रहे हैं कि ये 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, कौन सा है, हाँ सॉरी दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु वाला, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है उसको हम अंत में अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल है उसको समझा देंगे, उसको तो पूरा हम समझा दें, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लो, इसका ये सिद्धांत है ना, आप समझ लो इतना, ठीक है। और इसका जो सूत्र की मतलब सूत्र है, मतलब इसकी संतुलन स्थिति करना है, संतुलित स्थिति आपको लाना है, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने हिसाब से समझ के और जमा लेना, ठीक है। चलो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम, है ना। तो धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर का, ठीक है। तो ये किरचॉफ का ये प्रथम नियम है और ये प्रथम नियम का ये वाला जो डायग्राम है, और ये जो आपका दिख रहा है E1 E2 और E3 वाला, मतलब E1 E2 R1 R2, ये आपका सेकंड वाला, मतलब सेकंड वाले नियम का डायग्राम है, ठीक है। आपको पता है प्रथम है आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम है, और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है। तो इसको आप कवर करना है, ठीक है। सेकंड वाला आपका ये मतलब ये आपका ये नियम हो जाएगा और इस नियम के बाद ये इसका आपका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, हल्का सा ये द्वितीय नियम से परिपथ से, मतलब ये आपको एक फार्मूला निकाला गया है, ठीक है, ये द्वितीय नियम से, ठीक है, ABCDE से, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ये ABCDE से, ठीक है, ये फार्मूला निकाला गया है और ये फार्मूला ये है, ठीक है। आप समझ लेना, और आपके पास और अच्छा बेस्ट हो तो आप उसमें से देखना, ठीक है। चलो अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले दोस्तों आप सेकंड वाला न्यूमेरिकल देख लो, समझ लो, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल था वो था विभव मापी की तार की 280 सेंटीमीटर लंबाई पर, मतलब एक विभव मापी का तार है, उसकी 280 सेंटीमीटर की लंबाई पर एक लेक्लांसी सेल संतुलित होता है। जब 280 सेंटीमीटर की लंबाई होती है तो लेक्लांसी जो सेल है वो संतुलित हो जाता है, ठीक है। जब इस सेल के श्रेणी क्रम में एक डैनियल सेल जोड़ दिया जाता है तो संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर प्राप्त होता है ना। जब उसके साथ डैनियल सेल जोड़ दिया जाता है तो 480 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की आपको तुलना करना है ना। तो कीजिए आप तुलना, ठीक है। तो देखो समझ लो, है ना। तो पहले हम आपको बता, देखो माना हम, देखो जो दिया है पहले उसको लिख ले, ठीक है। माना लेक्लांसी सेल और डैनियल सेल के जो विद्युत वाहक बल हैं वो हम मान ले रहे हैं E1 और E2 मान ले रहे हैं पहले तो, ठीक है। चलो अब लेक्लांसी सेल के साथ संतुलन लंबाई कितनी है, देखो जब केवल लेक्लांसी सेल जुड़ा होता है तो संतुलन लंबाई कितनी है, 280, है ना। जब लेक्लांसी व डैनियल सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं तो संतुलन लंबाई कितनी हो जाती है, 480 हो जाती है, ठीक है। अब लेकिन आपको जो पता है कि जो विद्युत वाहक बल होता है ये E बराबर KL होता है, मतलब K इंटू लंबाई, K
एक स्थिरांक है ना। चलो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चलो ये होता है, ठीक है। तो आप समझना, तो K इंटू एल होता है। तो पहले हम किसके लिए कर लेते हैं, लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल की जो 280 सेंटीमीटर लंबाई है, तो एल की जगह हमने 280 रख दिया, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। अब लेक्लांसी तथा डेनियल दोनों, तो देखो लेक्लांसी का विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और डेनियल का E2, तो दोनों को जोड़ दिया है ना। तो K इंटू एल, एल का मान 480 है ना, इसके लिए तो ये रख दिया है ना। अब क्या करोगे आप, समीकरण 1 में 2 से भाग लगा दोगे, ठीक है। या फिर समीकरण 2 में आप 1 से भाग लगाओ, ठीक है। तो भाग लगाएंगे तो LHS में LHS का, RHS में RHS का, ठीक है। तो ये भाग लगाया तो ये कुछ आया, ठीक है। K से तो K कैंसिल हो जाएगा, 480 बटे क्या हो जाएगा 28, 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बटे कितना बचेगा, 7 बटेगा, 12 बटे 7 बचेगा, ठीक है। चलो अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो मतलब इसको मतलब क्या है, 1 बटे में 1 होता है, तो इसको हम बटे अलग अलग करेंगे, मतलब E1 बटे E1 कर देंगे और E2 बटे E1, ठीक है। तो E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें 1 मिल जाएगा और E2 अपॉन E1 बराबर ये हो जाए 12 बटे 7, है ना। 1 को आप पक्षांतर कर दीजिए, इस तरह आप ले जाइए, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 7 बटे 5 बचेगा, ठीक है। जो E1 और E2 का क्या होगा, अनुपात होगा। मतलब E2 और पहले E1 का अनुपात निकालेंगे तो 5 बटे 7 आएगा, फिर इसको उल्टा कर देंगे E1 और E2, तो ये 7 बटे 5 आ जाएगा। तो ये इस टाइप का ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मुक्त मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है, ठीक है। तो मुक्त मॉडल आपको पहले बनाना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि किसी चालक की लंबाई L है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, और यदि चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाने से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पता ही, E बराबर होता है V अपॉन L होता है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र से लगने वाला बल जो है ना, वो आपका पता ही है, यही हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में जो है ना E का मान रख दो, है ना। जो समीकरण 1 है उसमें आप समीकरण 1 से मतलब E का जो मान निकाला समीकरण 1 से, उसमें उसको हम इसमें आके रखेंगे तो ये हमारी कुछ कंडीशन बन जाएगी। इसके बाद हम यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m मान ले, तो आपका जो त्वरण होता है वो A हो जाएगा, A बराबर F अपॉन m, ठीक है। समीकरण 2 में F का मान हम रखेंगे, जो आपका समीकरण 2 है उसमें F का मान रख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपकी कंडीशंस जाकर बन जाएगी। समीकरण 1 से F का मान इसमें हम रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2, दोस्तों, चलो, है ना। समीकरण 2 से जो F की वैल्यू है वो उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस बनेगी, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ाते जाएंगे और श्रांति काल की स्थिति में गति के नियम लगाएंगे। तो श्रांति काल में क्या होगा, V बराबर U और AT, जो प्रथम नियम तो होता ही है, ठीक है। यहाँ से हम देखो श्रांति काल है तो जो आपका प्रारंभिक जो वेग है वो तो शून्य हो जाएगा, है ना। और यहाँ से जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू इस A की जगह उठा के रख देंगे, T रहेगा आपका। ये समीकरण हम 4 बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, है ना, ये आगे, है ना। तो औसत अनुगमन वेग निकालेंगे तो ये निकलेगा, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग तो 0 होना ही है, तो ये हो ही जाएगा, तो ये हमें V2/2 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये VD की वैल्यू V/2 मिल जाएगा, है ना। इसको समीकरण हम 4 में रख देंगे तो आप पूरा सेट। अब देखो आपके दिमाग में आपको एक कॉफ़ी पेन लेकर रखना है, तभी आप इसको कंप्लीट अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कि मतलब क्या कहाँ पहुँच गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। V का मान रखेंगे, है ना, इस टाइप से देखेंगे, है ना। तो ये कुछ हमारा इस टाइप से पूरा बन के निकलेगा, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लेते जाना बारी बारी से और इसको कंप्लीट करते जाना, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे V/I, तो V/I क्या होता है, R होता है ना। और ये 2mL/n/e² और AT, तो ये अपना मतलब ये टाउ है, ये है ना, टाउ है, T मत समझना, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, आगे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से समीकरण 4 से फिर ये हम ये देखेंगे तो ये फाइनली हमारा ये आके निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो समझाने का इतना ज़्यादा समय नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आप ही लोगों को फिर बोरिंग होती है कि सर कितनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है ऐसा सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा ये 6वां क्वेश्चन है और ये 6वां क्वेश्चन हमसे कह रहा था क्या है, विभवमापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की
तुलना करने के प्रयोग का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो पहले इसने बोला है परिपथ का चित्र चाहिए, तो ये परिपथ का आपको ये चित्र मिल जाएगा, ये चित्र है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें सिद्धांत और सूत्र की स्थापना करना है। तो ये सिद्धांत और सूत्र की स्थापना मतलब ये सूत्र की स्थापना और सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, सिद्धांत मैं इसके जस्ट नीचे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सूत्र की स्थापना, क्योंकि ये इसका जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो उसको ये इससे रिलेटेड ये है ना, कि उसमें सिद्धांत पूछ लिया उसने, है ना, और चित्र इसमें सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सूत्र की स्थापना हो गई और चित्र में आपको इसके बाद सिद्धांत मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था जो 7वां, विभवमापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए, है ना, ऐसा था। तो ये दोस्तों विभवमापी का सिद्धांत है और ये इसका चित्र है ना। तो ये आप समझाई देंगे, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। और लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें और फंसा हुआ है कि इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों 3 नंबर में एक क्वेश्चन आपको कराया था कि जो वोल्ट मीटर से जो विभव मापी है वो श्रेष्ठ क्यों है। तो सुग्राहिता में आपको यही लिखना है। ठीक है, जो श्रेष्ठता है विभव मापी की वही चीज़ इसमें आकर आपको लिख देनी है। ठीक है, और जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, है ना। वीडियो लंबी हो गई और मेरे भाइयों, है ना, लेकिन आपको देखो पूरा ही कवर करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।